आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही आप सभी का हमारी इस महासीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम इस शेड्यूल के हिसाब से आपको ये चीज़ें दे रहे हैं और इस शेड्यूल के अंतर्गत जो मॉर्निंग में पॉलिटी था इसको आज थोड़ा हमने इवनिंग में मतलब आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से पॉलिटी की पूरी हॉलिस्टिक तैयारी कैसी तैयारी, हॉलिस्टिक तैयारी का मतलब है हम पॉलिटी को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें मेंस के क्वेश्चन भी आएंगे, प्री के भी आएंगे, मेंस के भी आएंगे, इनको भी हम डिस्कशन करते चलेंगे। साथ साथ दोस्तों इसमें हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, फैक्ट को भी देखेंगे और आपकी करंट अफेयर जो कि हमारी करंट अफेयर मैगजीन के अंतर्गत चल रही है उसको भी आपको शेयर किया जा रहा है, तो उनको भी इंटरलिंक करेंगे जो हमने करंट अफेयर पढ़ी है। दोस्तों, इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से नोट्स मैंने बनाए हैं, बहुत कई चीज़ों को इसमें शामिल किया है, उनको आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पूरी तरह जितना मैं आपको समझा पाने में सक्षम रहूँगा उतनी पूरी कोशिश और पूरी क्षमता के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि कोई भी चीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसको आप ज़रूर पूछें और हमारे चीज़ में अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो उसको सजेशन दे करके हमारा सहयोग दें ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें। तो दोस्तों, आज एक बेसिक सी चीज़ें हमने आपको पॉलिटी के पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पहले से ही पढ़ा दिया था। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की बेसिक सी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे और एक एक स्टार्टिंग वाले पॉइंट से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान। दोस्तों, संविधान सबसे पहले आपके मन में आता होगा कि आखिर संविधान क्या है, क्यों महत्वपूर्ण जरूरी। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, संविधान जैसा कि एक चीज़ है, संविधान मुख्य रूप से क्या है, एक कलेक्शन है, एक क्या है, संकलन है। संकलन क्या है, विभिन्न कानूनों नियमों। तो एक तो संविधान कानूनों और नियमों का संकलन है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कानून है, नियम दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत, जैसे कि अस्पृश्यता को रोकना है, जैसे कानून दिया गया ST SC के लिए अधिकार दिए गए हैं, या महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया गया है, या आप कह सकते हैं दल बदल कानून दिया गया है। तो सारे कानून और सारे कानूनों का जनक हमारा कौन है, संविधान है। हम जो भी संसद, जो भी सरकार जिन कानूनों को नियमों का संचालन करती है वो क्या है, हमारे संविधान में। तो संविधान किसी भी देश का हो, कानूनों और नियमों को क्या करता है, उस कलेक्शन होता है बहुत सारे। आप देख सकते हैं हमारे इतना अनुच्छेद है, लगभग 395 अनुच्छेद है। तो ये सारे क्या है, अनुच्छेद एक मीन्स कानून ही है। ये अनुच्छेद अपना अपना आप में एक कानून है, एक धारा है। तो इतने अनुच्छेदों का जो कलेक्शन है वो हमारा संविधान है। इन कानूनों का जो नियम बनाते हैं उन सब का जो कलेक्शन है वो हमारा क्या है, संविधान। तो संविधान मुख्य रूप से दोस्तों एक तो नियम, लॉ, इनका क्या होता है, कलेक्शन होता है, इनका संकलन होता है। दूसरा दोस्तों, किसी भी देश की जो सबसे बड़ी विधि होती है, सबसे बड़ा जो लॉ होता है वो क्या है, संविधान होता है। अब इसका मतलब आप समझो दोस्तों कि ये सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च विधि का मतलब है कि सर्वोच्च, ये क्या है, संविधान का है, सर्वोच्च है। क्या है, संविधान सर्वोच्च है। अर्थात संविधान से ऊपर ना तो कोई अन्य कानून है और संविधान से ऊपर ना कोई अन्य व्यक्ति है। तो इसलिए देश की सर्वोच्च विधि का मतलब कोई और भी कानून बनेंगे और अगर वो कानून संविधान के लिखित किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, निरस्त घोषित कर दिया जाता है। और इसकी बात कर सकते हो जुडिशियल रिव्यू की। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करते हो, चलो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इस तरीके से आप कनेक्ट करते हुए चलना है कि किसी भी देश का सुपीरियर कानून होता है वो संविधान है। और यदि कोई अन्य कानून जो इस सुपीरियर कानून के अंतर्गत टकराहट पैदा करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 99 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था दोस्तों, 99 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बॉडी को लेकर के था, जिसके अंतर्गत एक संगठन बनाना था। इसको हम न्यायपालिका के अंतर्गत देखेंगे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को न्यायपालिका के द्वारा निरस्त घोषित कर दिया क्योंकि ये संविधान की सर्वोच्च विधि का उल्लंघन कर रहा था। और संविधान एक सर्वोच्च विधि है जो मुख्य रूप से शक्ति पृथक्करण की बात करती है। तो शक्ति पृथक्करण का ये कानून उल्लंघन कर रहा था, इसलिए न्यायपालिका द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, ये देश की सर्वोच्च विधि है। अगर इसके साथ कोई अन्य विधि टकराहट पैदा करती है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए सारे अन्य कानून इसी विधि के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसलिए आप कह सकते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य और न्यायपालिका द्वारा दिए गए सारे जजमेंट किसके अकॉर्डिंग होंगे, संविधान के अकॉर्डिंग होंगे। वो संविधान को कभी भी बदल नहीं सकते, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान सुपीरियर लॉ है। अर्थात ऐसा कोई अन्य लॉ नहीं आ सकता जो इस सुपीरियर लॉ को तोड़ दे।
इसलिए दोस्तों संविधान क्या है, एक सर्वोच्च विधि है। तो आप इतनी चीज़ों को इसमें दोस्तों कनेक्ट करने की कोशिश करो, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि भारत में क्या है, संवैधानिक क्या है, सर्वोच्चता है। संवैधानिक सर्वोच्चता का मतलब है कि संविधान सर्वोच्च है, इसलिए चाहे वो संसद हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, तीनों किसके अंदर है, हमारे संविधान के अंदर। तो 2 पॉइंट आपके अच्छे समझ में आएंगे कि कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो कानूनों एवं नियमों का संकलन है, और दूसरा देश की सर्वोच्च विधि। तीसरा ये पैट्रिक लॉ है। पैट्रिक लॉ का मतलब है कि भारत के संविधान ही अन्य कानूनों की जननी है। जैसे आर्टिकल 17 ये क्या है, एक संविधान के अंतर्गत कानून है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए संसद द्वारा ST-SC एक्ट बनाया गया। तो ST-SC जो एक्ट बना था वो किसकी वजह से बना था, संविधान की वजह से। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी एक्ट बन रहे हैं, संसद जो भी कानून बनाती है, उनका सबका जनक संविधान है। संविधान कानूनों का सर्वोच्च पितृक है, उनका जनक है, उनका फादर है। सारे कानून संविधान के वहीं से आते हैं, सारे नियम वहीं से आते हैं, इसलिए ये पैट्रिक कानून होता है सभी अन्य कानूनों का, इसलिए ये बात की गई है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर संविधान की हम बात करते हैं, सरकार तथा उसके अंग ऑर्गन की कार्य एवं शक्ति का उल्लेख करता है। ये बात भी सही है। संविधान क्या क्या काम करता है, संविधान का एक काम है कि सरकार तथा उसके अंग। तो आप देख सकते हैं अंग कौन कौन से हैं, विधायिका आपको पता है, कार्यपालिका दोस्तों आपको पता है, और न्यायपालिका दोस्तों, ठीक है ना, ये सरकार के अंग है। अब आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में इनकी कार्य शक्ति का उल्लेख किया गया है। जैसे आप बात करते हैं विधायिका, तो 79 से लेकर के अगर आप पढ़ेंगे तो 79 से लेकर के 133 तक लगभग संसदीय कार्यपालिका की बात की, विधायिका की बात की गई है। उसके अलावा दोस्तों 52 से लेकर के 78 तक आपने देखा होगा हमारे अनुच्छेदों के अंतर्गत कार्यपालिका की बात की गई है। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होंगे, कार्यपालिका की संरचना क्या होगी, उसकी कार्य शक्ति क्या होगी, उसके उत्तरदायित्व क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी गई है। अर्थात संविधान सरकार के अंगों के कर्तव्य, उनकी जवाबदेही, उनके मूल्यों के बारे में अवगत करवाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार न्यायपालिका की आप देख सकते हैं 124 से लेकर के 147 तक न्यायपालिका की शक्ति, उसके कार्य, उसकी संरचना सब आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक दी गई है। तो अगर आपसे पूछे कि क्या न्यायपालिका किसी भी देश का संविधान क्या उसकी सरकार उसके अंगों कार्य शक्ति को बताता है, तो आप बिल्कुल एक एक को बताना कि वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो अन्य संवैधानिक संस्था बता सकते हैं, इलेक्शन कमीशन, तो इन सबकी उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। हर देश का संविधान इनकी उल्लेख करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि लोकतंत्र है, क्योंकि एक तो सबसे पहले जब भी आपके मन में संविधान की बात आती है तो संविधान कुछ नहीं, सबसे पहले डेमोक्रेसी आया। इस डेमोक्रेसी के संचालन के लिए हमें क्या चाहिए, नियमों का समूह चाहिए, और वो नियमों का समूह क्या है, संविधान है। अब दोस्तों संविधान की अगर बात करें तो लोकतंत्र 2 चीज़ों की बात करता है। आपने देखा होगा मैंने आपको एक वीडियो लोकतंत्र का दिया था दोस्तों, उस वीडियो को जरूर समझना, आप लोकतंत्र के एक व्यापक अर्थ को अच्छे से समझ जाएंगे। ये लोकतंत्र में 2 चीज़ें, एक है लोक यानी एक है पब्लिक, और एक है सिस्टम। दोस्तों पब्लिक का मतलब है कि व्यक्ति, जनता, इसके अधिकार, इसकी स्वतंत्रता, इसकी समानता, इसके लिए न्याय, ये सारी क्या है लोकतंत्र की मेन मूल्य है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यू बोलते हैं दोस्तों इनको, डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक वैल्यू है लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, जस्टिस, ये ऑल आर द डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो ये सभी डेमोक्रेटिक वैल्यू है, और इन डेमोक्रेटिक वैल्यूओं के लिए यानी कि इनकी स्वतंत्रता के लिए, इन डेमोक्रेटिक वैल्यूओं के लिए कुछ संस्थाएं भी होती है जो इनका संचालन करती है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका लोगों के अधिकारों की प्रदान करती है, न्यायपालिका उनकी सुरक्षा करती है, कार्यपालिका लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करती है। तो लोकतंत्र में लोक के साथ साथ एक सिस्टम जरूरी है, और उसी सिस्टम को बोलते हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं। इसलिए दोस्तों चूंकि हमारा संविधान का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र था, इसलिए इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्था का भी गठन किया गया है। और आप देख सकते हैं अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, अधिकार, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दोस्तों हमें अधिकार दिए गए। अगर बात करें न्याय की, तो अगर बात करें डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ये हमें न्याय की व्यवस्था करवाते हैं। तो ये हमारे न्याय की अधिकारों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो इसलिए ये मूल्यों के साथ साथ, इसके साथ साथ आप कर सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका और अन्य संस्थानें, जैसे आप बात कर सकते हैं कि प्रशासनिक संस्था जैसे कैग है, यूपीएससी है, ये सारी संस्थाएं लोगों के इन अधिकारों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए दोस्तों
जो हमारा संविधान है वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएं दोनों जरूरी है। तो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी व्यवस्था करता है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, ऑल आर द डेमोक्रेटिक वैल्यू। इन्हीं को ही हम संवैधानिक नैतिकता भी बोलते हैं। और इनको बनाए रखने के लिए आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, चुनावों की स्वतंत्रता, सरकार को चयन करने की स्वतंत्रता। तो इसके लिए दोस्तों हमने चुनाव आयोग बनाया। व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है कि भाई व्यक्ति अपने फंड का अपने अकॉर्डिंग यूज करे, इसलिए हमने कैग बनाया दोस्तों। व्यक्ति स्वयं प्रशासनिक कार्यों में भाग ले सके, इसलिए दोस्तों हमने यूपीएससी बनाए। तो ये क्या है, सारी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोक्रेटिक संस्था है जो डेमोक्रेटिक वैल्यू के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है, और इसलिए भारतीय संविधान में इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं 148 में ये बात है, इसके अलावा 312 के समथिंग ये है, और 324 के समथिंग इलेक्शन कमीशन है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि संविधान क्या है, तो संविधान नियमों का समूह है। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब आप किसी को किसी भी सिचुएशन में, चाहे प्री का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे इंटरव्यू का हो, आप उसका उत्तर देने में अपने आप को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। बट आपसे निवेदन है कि इनको समझें और इनको अप्लाई करने की कोशिश करें, एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करें। इसके अलावा भारतीय एक संविधान के बारे में देखो, दुनिया के जितने भी संविधान बने हैं, चाहे वो अमेरिका का संविधान बना है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई प्रशासन चला लेंगे, लोगों को अधिकार दे देंगे, ठीक है, सरकार चला लेंगे, अधिकार दे देंगे। इंग्लैंड का संविधान बना, लोगों को सरकार चला लेंगे, लोगों को अधिकार दे देंगे। लेकिन दुनिया के किसी भी संविधान में ये बात नहीं बोली गई कि हम लोगों के लिए समाज में बदलाव लाने के लिए संविधान ला रहे हैं, हम समाज में न्याय लाने के लिए बदलाव ला रहे हैं। इसलिए भारतीय संविधान दुनिया में एक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में ग्रेनवेल ऑस्टिन नामक एक विशेषज्ञ था, उसने बोला भारतीय संविधान केवल सरकार संचालन का दस्तावेज मात्र नहीं, बल्कि यह सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख उपकरण है। दोस्तों इसको समझो, पहले आपको पता है कि सरकार संचालन यानी सरकार के अंग और सरकार की शक्ति और सरकार के कार्य। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि शासन संचालन तो है ही है, अगर विधायिका की व्यवस्था की गई है, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक संस्थाएं, इनकी भी बात की गई है। अर्थात भारतीय संविधान, ये तो बात तो सही है कि भारतीय संविधान सरकार संचालन की बात करता है, लेकिन हम यही नहीं रुकते, हमारा संविधान सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति की बात करता है। जैसे दोस्तों अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय का अर्थ अगर आप समझेंगे तो बेसिक इसका अर्थ होता है कि जो सोशल वस्तुएं होती है, सोशल गुड्स होती है, उनका उचित वितरण। और आप देख सकते हैं कि ये समाज के वंचित महिलाएं, बच्चे, ST SC ये समाज के वंचित थे, इनको उचित वितरण देने के लिए इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। इनको आप देख सकते हैं रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है ना, आर्टिकल 16(5), 15(5). अगर इसके अलावा DPSP के अंतर्गत भी हम बात करेंगे आगे जाके, तो इनके लिए बहुत सारे अधिकारों की बात की गई है ताकि सामाजिक न्याय को प्राप्त किया सके। तो हमने संविधान के माध्यम से दोस्तों समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको न्याय तक पहुंचाने का पूरा प्रावधान किया गया है, और ये दुनिया में भारतीय संविधान ये व्यवस्था कर पाए। और इसलिए ग्रेनवेल ऑस्टिन बोलते हैं कि भारतीय संविधान एक सोशल जस्टिस की भी स्थापना करता है। उसके लिए दोस्तों आपको एग्जांपल देना है आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 16 का और DPSP का। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारत का जो अनुच्छेद 38 है वो जन कल्याण का राज्य की बात करता है। तो जहाँ जहाँ इसके अलावा आप गवर्नमेंट स्कीमों की बात करते हैं, जैसे अगर बात करें तो हम गरीबों के कल्याण के लिए जितनी स्कीम चलाई जा रही है, महिलाओं के कल्याण के लिए जितनी स्कीम चलाई जा रही है, ये क्या है, सारी सोशल जस्टिस की स्थापना करती है, सामाजिक न्याय की स्थापना करती है। और ये सारी चीज़ें जो सरकार चलाती है वो कहाँ से चलाती है, संविधान के माध्यम से चलाती है। इसलिए दोस्तों भारतीय संविधान सामाजिक न्याय की भी स्थापना करता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। दूसरा दोस्तों हमारा संविधान परिवर्तन की बात करता है, समाज में बदलाव की बात करता है। दोस्तों समाज में बदलाव के कई तरीके होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1789 के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में बदलाव करने के लिए क्या किया, हिंसा का सहायता ली, उसने हिंसा के माध्यम से। दूसरी ओर अगर बात करें, मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, मार्क्स भी क्रांति के माध्यम से बदलाव की बात करता है कि समाज में बदलाव करना है तो सभी सर्वहारा या समाज के वंचित वर्ग के जो लोग हैं एक होंगे और समाज की जो अमीर वर्ग है उनके विरुद्ध में क्रांति कर देंगे। तो ये सारी क्रांति जो समाज में बदलाव के लिए इन्होंने जो साधन बताए थे, ये सारे साधन क्या थे, ये सारे साधन है वो मुख्य रूप से हिंसात्मक थे। जैसे अगर नक्सलवादियों की बात करें हम, वो भी परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन वो परिवर्तन किसके माध्यम से करते हैं, हिंसा के माध्यम से। तो इसलिए दोस्तों भारतीय संविधान ने इन परिवर्तन के सारे जो ये गलत तरीके थे, इनको बदलते हुए समाज में बदलाव करने के लिए एक संविधान को चुना कि संविधान वो प्रावधान करेगा जो समाज में बदलाव कर सकता है। कैसे, अगर आप बात करते हैं तो भारत का समाज पहले कैसे था और आज भारतीय समाज किस स्थिति में है,
जैसे भारतीय समाज 1947 से पहले अल्पविकसित था, लेकिन हमारे संविधान ने सरकार को इतनी शक्ति दी कि उसने धीरे धीरे अपना विकास किया, उसने वित्त आयोग बनाया, ठीक है, उसने स्टेट की अपनी फाइनेंशियल पावर दी। इस प्रकार दोस्तों पहले हमारे संविधान में विषमताएं थी, क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी, इसके विरुद्ध में कोई कानून नहीं था, लोगों को उनकी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। लेकिन आज दोस्तों आर्टिकल 47 से लेकर 18 तक समानता का प्रोविज़न किया गया है, और समानता संविधान का एक वैल्यूज भी है, और इस समानता को बनाए रखने के लिए लोगों को फंडामेंटल राइट दिए, और इन फंडामेंटल राइटों की सुरक्षा करने के लिए संविधान ने न्यायपालिका को शक्तियाँ दी है। इसलिए दोस्तों हमारे समाज जो पहले विषमतापूर्ण था उसको संविधान ने समतापूर्ण बनाने का प्रयास किया है और कर रहा है। इसके प्रोविज़न आर्टिकल 14 से 18 तक किए गए। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो समाज पहले जातिगत भेदभाव था, अब जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन करें, वो करें, ये एक दूसरा पहलू हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं ने इस जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में प्रोविज़न कर दिया, और प्रोविज़न था आर्टिकल 17 कि अस्पृश्यता को अंत किया जाएगा। और इस आर्टिकल 17 के माध्यम से संसद द्वारा 1989 में एक एसटी एट्रोसिटी प्रोहिबिटेड एक्ट बनाया गया था, यानी कि जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रतिनिषेध एक्ट बना करके इसको समाज से पूरी तरह प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। और यही कारण है कि जब पहले इतनी घटनाएं देखने को मिलती थी तुलनात्मक रूप से आज कम है। तो ये संविधान ने इसका क्या किया? बदलाव कर दिया। आप दोस्तों पहले आप सोच सकते हैं कि पहले महिलाओं की समाज में क्या स्थिति थी, उनको ना तो राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, ना वो घर से बाहर निकल सकती थी, लेकिन आज संविधान ने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इसके अलावा दोस्तों लोकल गवर्नमेंट बॉडी में आप बात कर सकते हैं कि जो महिलाएं अपने घर का डिसीजन नहीं ले सकती थी, आज उन महिलाओं को स्थानीय शासन में अधिकार दे करके, रिजर्वेशन दे करके उस काम का एक निर्णायक बना दिया। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों ऐसे चीज़ें कनेक्ट करो कि किस तरीके से, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखाया भी था, आप देख सकते हैं उसको, मैंने यहीं से वो क्वेश्चन पिक किया कि भारतीय संविधान केवल सरकार के संचालन का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का है। दोस्तों मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, और यदि ये मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं भी है, जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, जब भी आप कोई GS2 का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उसमें सामाजिक न्याय या सामाजिक क्रांति की बात आती है। इस स्टेटमेंट को आपको वहाँ कोट करना है कि बाहर जब भी सामाजिक न्याय की बात आए, जब भी गरीबों के कल्याण की बात आ रही है, तो वहाँ इस कोट को करना है कि भारतीय संविधान इसकी व्यवस्था करता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य सरकार चलाना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति भी करना है। इट्स मीन कि वो सोशल जस्टिस भी करेगा, सोशल रिफॉर्म भी करेगा, सोशल इंप्रूवमेंट भी करेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव भी चलाएगा। तो दोस्तों इसको यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैंने आपको विद द फैक्ट, मैंने आपको विद द एग्जाम्पल ये चीज़ें समझाई है। तो ये सामाजिक क्रांति का तरीका है कि लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से बदलेंगे। इसी को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। नहीं तो एक मार्क्सवादी समाजवाद भी होता है दोस्तों, आपने सुना होगा। और मार्क्सवादी क्या कहता है कि समाज में परिवर्तन का आधार क्या होगा? हिंसा, क्रांति। उसने बोला क्रांति होगी। तो इसका एक दूसरा पहलू निकाला गया कि भाई क्रांति करने की जरूरत क्यों है? हम संविधान में ऐसे प्रोविजन करते हैं जो अपने आप समाज बदल जाए। तो इस पॉइंट को आप यहाँ तक समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण आशा है। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो लंबी हो सकती है, हो सकता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें जा सकता है, पर आपको मैं यकीन देता हूँ कि यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो कैंडिडेट जो पहली बार स्टडी कर रहे हैं, या वो व्यक्ति जो पहले बार बार स्टडी करने के बाद उनके मन में कोई चीज़ याद नहीं हो रही, कई लोगों की ये बात आती है कि सर हम याद कैसे करें। दोस्तों याद करने का एक ही तरीका है कि आप एक चीज़ को समझो, उसको प्रैक्टिकल देखो, उसको एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट चाहता तो इन लाइनों को पढ़ के आपको बता के टॉपिक खत्म कर सकता था, लेकिन दोस्तों मैंने आपको इनको कहाँ तक जोड़ा है कि ये भारतीय संविधान में जो अधिकारों की बात हो रही है, जो DPSP की बात हो रही है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये समाज में बदलाव किए हैं। दोस्तों दुनिया के ज़्यादातर संविधानों में केवल अधिकार है, DPSP नहीं है, क्योंकि DPSP सामाजिक क्रांति और न्याय की बात करते हैं और मौलिक अधिकार शासन संचालन की बात करते हैं। तो दोस्तों दुनिया का संविधान केवल शासन संचालन तक सीमित है, जबकि दोस्तों भारतीय संविधान सोशल रिफॉर्म, सोशल चेंजेज और एकदम सोशल जस्टिस की स्थापना करने में क्या होता है? सहायक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे थोड़ा सा ये सेंटेंस, ये छोटे छोटे सेंटेंस आपके पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, इसलिए मेरे द्वारा लिखे गए। जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट यदि दोस्तों वो PSIR है तो वो इन थिंकर का नाम लिख सकते हैं। और यदि मेरे दोस्तों यदि किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी मतलब GS में यदि आपको लिखना है तो GS में आप इस कोट को लिखना, बस इसको नाम को मत लिखना, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों आगे लाइन पढ़ते हैं।
जो राजीव भार्गव द्वारा बोली गई है कि संविधान के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की नवीन दृष्टि, ध्यान रखना, न्यू व्यू, न्यू ओवरव्यू, नवीन दृष्टि, यानी कह सकते हैं न्यू जो आईसाइट है, मतलब न्यू चीज़ देखी हमने, एक नया एटीट्यूड या नई दृष्टि का निर्माण किया है, जब भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जब प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो और सामाजिक न्याय हो। दोस्तों इस बात का मतलब ये कि देखो, आप बात करें 1947 से पहले, 1947 से पहले की अगर बात करें तो देखो समाज का जो वर्ण व्यवस्था है उसमें समाज में शूद्रों की स्थिति गरिमापूर्ण नहीं थी। वो उसके तो बात छोड़ो, वो व्यक्ति अपने मतलब कार्य का भी चयन नहीं कर सकता था, वो व्यक्ति किसी दूसरे को शक्ल तक नहीं दिखा सकता था, इतनी तरीके से उसका जीवन था कि एक ऐसा समाज था। ठीक है, ये वो आप बात करते हैं 1947 से पहले महिलाओं को उनके घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उनको राजनीतिक अधिकार नहीं था, उनकी तो गरिमा का ध्यान ही नहीं रखा जाता था। तो दोस्तों हमारे संविधान ने हमें एक नई दिशा दी, नया दृष्टिकोण डेवलप किया कि संविधान ये व्यवस्था करता है, एक दृष्टिकोण दिया कि भारतीय लोकतंत्र गरिमापूर्ण, हर व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, दलित हो, सो कॉल्ड दलित हो या सो कॉल्ड शूद्र हो, सो कॉल्ड उच्च जाति का वर्ग हो, सो कॉल्ड निम्न जाति का हो, हर व्यक्ति अपनी गरिमा का पूर्ण जीवन जिएगा। और यही संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य भी था कि हर व्यक्ति गरिमापूर्ण मतलब उस व्यक्ति को उसके अधिकारों से, उस व्यक्ति को उसके मान सम्मान से, उसकी गरिमा से, उसके व्यक्तिगत जीवन से कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, वो पूरा मान सम्मान के साथ जिएगा। और दोस्तों सामाजिक न्याय, इन समाज के वंचित वर्गों को सुविधा दी गई। इसलिए दोस्तों यदि इन दो टर्मों की मैं बात करूँ तो इनको एक्सप्लेन अगर हम करें तो इनको मैं भारतीय संविधान से जोड़ता हूँ। गरिमापूर्ण जीवन यानी कि गरिमापूर्ण जो किसका, व्यक्ति का, यानी व्यक्ति की बात की जाएगी, यानी व्यक्ति की सर्वोच्चता। व्यक्ति की सर्वोच्चता मतलब लोकतंत्र, यानी व्यक्ति ही लोकतंत्र में क्या होता है, सर्वोच्च होता है। और व्यक्ति की सर्वोच्चता के लिए क्या होगा, गरिमापूर्ण जीवन के लिए एक तो इसको अधिकार होना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति सम्मानपूर्ण जीवन कब जिएगा, जब उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए, जब उसके हितों की सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए भारतीय संविधान ने व्यवस्था की गई आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35। तो राजीव भार्गव की बात एकदम सही है। इसके अलावा दूसरी बात बोलते हैं कि व्यक्ति गरिमापूर्ण कब जिएगा, जब व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, जब व्यक्ति को स्वास्थ्य मिलेगा, जब व्यक्ति को गरीबी से दूर मिलेंगे, गरीबी से निपटारा मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों हमने डीपीएसपी की व्यवस्था की है और यहीं पर हमने सामाजिक न्याय की व्यवस्था की है। दोस्तों व्यक्ति गरिमापूर्ण कब जिएगा, जब अस्पृश्यता का अंत होगा। तो इसलिए दोस्तों हमने आर्टिकल 17 की व्यवस्था की है। कोई व्यक्ति कब गरिमापूर्ण जिएगा, जब उसको नेचुरल जस्टिस प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमने आर्टिकल 21 के अंतर्गत नेचुरल जस्टिस की बात की गई। तो ये सारे अधिकार सारे ये हैं, कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण जब कब जिएगा, जब उसको चयन का अधिकार होगा। और चयन कौन सा, सरकार के चयन का। तो इसके लिए हमने चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है, डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है और उसके लिए व्यवस्था भी उसने की है। और व्यवस्थाओं का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, लोकतांत्रिक संस्था, इन सब का। तो इस प्रकार दोस्तों आपने एक चीज़ समझ गए। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान की एक अलग व्यवस्था है। दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तो एक है अमेरिका का संविधान या यूके का संविधान। दोस्तों ये पूंजीवादी संविधान थे। पूंजीवादी संविधान का मतलब है कि इनमें केवल व्यक्ति को ध्यान दिया जाता था और केवल स्वतंत्रता को ध्यान दिया जाता था, केवल अधिकारों को ध्यान दिया जाता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पिछड़ गया है, कोई व्यक्ति वंचित रह गया है, तो उसके कल्याण की ज़्यादा बात इसमें नहीं की गई थी। यानी केवल इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई थी, ये केवल इसमें राजनीतिक न्याय की बात की गई कि हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होंगे, स्वतंत्रता प्राप्त होंगी, हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक खुद होगा। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये केवल व्यक्ति पर केंद्रित है। लेकिन दोस्तों समाजवादी व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ, समाजवादी क्या कहता है कि भाई नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बजाय व्यक्ति के लिए समानता ज़्यादा महत्वपूर्ण है और व्यक्ति की बजाय समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अधिकारों की बजाय कल्याण जरूर महत्वपूर्ण है। तो समाजवादी व्यवस्था कहती है कि हमें व्यक्ति का कल्याण करना चाहिए, हमें व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, समाज के वंचित वर्ग हैं उनके लिए कुछ वस्तुएं देनी चाहिए, यानी सामाजिक न्याय को ये क्या देते हैं, महत्व देते हैं। तो समाजवादी जो संविधान थे, समाजवादी संविधानों की अगर मैं बात करूँ तो जैसे यूएसएसआर का जो संविधान था, ठीक है, ये क्या एक समाजवादी संविधान था, साम्यवादी संविधान था। तो ये जो समाजवादी संविधान होगा या समाजवादी जो आदर्श होंगे वो आपकी समानता की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, वो व्यक्ति की बजाय समाज को महत्व देंगे। तो ये संविधान ये था। लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान इन दोनों चीज़ों को अपनाता है। देखो स्वतंत्रता की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, इसलिए हमने अपनाया फंडामेंटल राइट।
और दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता की बात करता है, इसके लिए हमने अपनाया डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी के अंतर्गत सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, गरीबों के कल्याण की बात की गई है। इसलिए दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में कहा गया है कि दुनिया के ज़्यादातर संविधान किसी एक विचारधारा तक ही सीमित थे, लेकिन भारतीय संविधान दुनिया की सारी आदर्शों को समाहित करते हुए, जहां उदारवाद के अंतर्गत उसने स्वतंत्रता को अपनाया गया है, अधिकारों को अपनाया, वहीं समाजवाद के अंतर्गत सामाजिक न्याय को भी भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। अर्थात जो ऑस्टिन ने जो बात की वो एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों ये एक पेज की ये बात थी, है ना। आप समझ गए होंगे, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, यहाँ तक ये चीज़ें थी। तो इसमें एक चीज़ आपके समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम समझना चाहिए, किस तरीके से हमें कॉन्टेक्ट जो हमारा जो सिलेबस है उसको जोड़ना चाहिए। और जहाँ भी ये चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ कि जब भी आप फंडामेंटल राइट का आंसर दे रहे हैं, जब भी आप डीपीएसपी की बात करें, हमेशा आपको ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ लिखनी है कि हम जो यहाँ आंसर लिख रहे हैं भाई फंडामेंटल राइट, अरे फंडामेंटल राइट तो बाद में आएंगे, उससे पहले इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे। इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति सुपीरियर है, व्यक्ति गरिमापूर्ण है, और इसीलिए उसको हमने फंडामेंटल राइट दिए हैं। तो दोस्तों इसीलिए उसको हमने अधिकार दिए, और इसीलिए वो क्या कर सकता है, इस प्रकार की चीज़ों में भागीदारी ले सकता है। दोस्तों इसमें ज़रूर आपको समय लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन मैं गारंटी करूँ यदि आप इस तरीके से आपको पढ़ा है, आपको क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, तो यदि भारतीय संविधान के उद्देश्यों की बात लिखें तो ऐसा नहीं कि आप केवल शासन संचालन तीनों पॉइंट लिखना है, भारतीय संविधान तीनों पॉइंटों की बात करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और बोली है सुनील खिल्लानी ने, ठीक है, जिसने अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ इंडिया में बोला है। आप इस पुस्तक को छोड़ सकते हैं, इसका ये कोटेशन जरूर काम को लिख लें जब भी क्वेश्चन आप लिखें। इसने एक बात बोली है कि भारत में लोकतंत्र का प्रयोग यानी कि संविधान का निर्माण ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्रांति के बाद तीसरा सबसे बड़ी उपयोग है। देखो दोस्तों, ब्रिटिश क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद अमेरिका की क्रांति हुई, यूरोप में अन्य देशों में क्रांतियाँ हुई, वहाँ डेमोक्रेसी आई, लेकिन इसने एक बात बोली है कि जो बेस्ट क्रांति उसके बाद बेस्ट बदलाव हुआ था वो हुआ था इंडिया में। कैसे? जैसे ब्रिटिश क्रांति हुई, आपने सुना होगा दोस्तों, 1688 में ब्रिटिश में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। और गौरवपूर्ण क्रांति में हुआ क्या था दोस्तों कि इस समय लड़ाई थी संसद और राजा सम्राट। तो ये था कि इसमें सर्वोच्च कौन होगा, इसकी लड़ाई थी ब्रिटेन में। ये लड़ाई 1644 से चली आ रही थी। इस दौरान गृह युद्ध की स्थिति बनी थी यहाँ, लेकिन 1688 आते आते ये बात समझ में आ गई थी कि नहीं, राजा की बजाय संसद सुपीरियर है, क्योंकि वो जनता की बात करती है। और यहीं से ब्रिटेन में डेमोक्रेसी की वास्तविक शुरुआत हुई थी। वास्तविक शुरुआत यहीं से हुई थी, क्योंकि यहाँ संसद को सुपीरियर बना दिया। तो बोला गया पहला डेमोक्रेसी ये 1688 में ब्रिटेन में है, जहाँ सम्राट से पूरी शक्ति संसद के पास आ गई थी। दोस्तों उसके बाद क्रांति हुई 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों 1789 में फ्रांसीसी बात करते हैं, राजा था। यहाँ आपने सुना होगा कि फ्रांस के जो राजा थे वो थे इसमें। तो फ्रांस के जो तानाशाही राजा थे, इनकी सत्ता को पूर्ण तरह से हस्तांतरण किया था किसको? मध्यम वर्ग को। किसको? निम्न वर्ग को। हालांकि ये क्रांति पूरी तरह बाद में सक्सेस हुई, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने दूसरी बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा देकर के इसकी शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों अमेरिका क्रांति है, तो उसने भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया। इसके बाद ब्रिटेन की क्रांति पहले आ गई थी। इसके बाद अन्य देशों की क्रांति आई, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता यहीं तक बात करी। लेकिन जैसे ही इंडिया डेमोक्रेसी बना, इंडिया डेमोक्रेसी ने स्वतंत्रता, समानता, इनके साथ साथ सामाजिक न्याय और सामाजिक बदलावों की बात करी। और इसलिए इंडियन डेमोक्रेसी का तीसरा इंप्लीमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों कि इंडियन डेमोक्रेसी एक नई बदलाव की बात करती है। एक चीज़ तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। जो ये यूरोपीय सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी की यदि बात करें तो दोस्तों यूरोपीय सोसाइटी की सबसे बड़ी बात थी कि यूरोपीय समाज पहले से विकसित था, लोग शिक्षित हो गए, लोग पढ़े लिखे हो गए। उसके बाद लोगों के दिमाग में आया था कि हाँ अब हमारे अधिकार होने चाहिए और अधिकारों के लिए हमें लोकतंत्र होना चाहिए। अर्थात वो पहले समाज विकसित हुआ, उसके बाद वह राजनीतिक व्यवस्थाएं बदली। लेकिन दोस्तों भारतीय डेमोक्रेसी एकदम अलग है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो समाज बहुत विषमतापूर्ण था, जो समाज वर्ण व्यवस्था से पीड़ित था, जिस समाज में महिलाओं को बोलने तक का अधिकार नहीं था, जिस समाज की इकोनॉमी एकदम गरीब थी, अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी थी, जिस समाज की 78% या 90% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, जिसको लोकतंत्र तो बड़ी दूर की बात है, उसको अपने अधिकारों के बारे में, अपनी बातों के बारे में कोई अधिकार जानकारी नहीं थी। वो अपने ऊपर शासन करने वालों को ही भगवान के रूप में मानने लग गए। तो उस सोसाइटी में आप इमेज करो कि हमने डेमोक्रेसी को यूज कर दिया।
हमने उस सोसाइटी में डेमोक्रेसी को यूज ही नहीं किया दोस्तों, सक्सेसफुली यूज किया। हमने 1951 में चुनाव कराए। चुनाव उस टाइम कराए जब भारतीय दुनिया को पता नहीं था कि चुनाव कैसे होते हैं। चुनाव उस तरीके से करवाए कि हमने हर व्यक्ति को चुनाव का अधिकार दिया जो 18 साल की उम्र पूरा कर चुका हो। इसलिए दोस्तों इंडियन डेमोक्रेसी दुनिया के अन्य डेमोक्रेसी से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि दुनिया के अन्य डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अन्य डेमोक्रेसी में क्या हुआ कि पहले सोसाइटी क्या हुई, डेवलप हुई, और उसके बाद दोस्तों डेमोक्रेसी को स्वीकार किया। लेकिन दोस्तों भारतीय डेमोक्रेसी की एक अलग बात है। पहले डेमोक्रेसी आई और इस डेमोक्रेसी ने फिर समाज को धीरे धीरे विकसित करने की बात की गई। तो आप समझ होंगे, इसलिए भारत का जो लोकतंत्र है दोस्तों, इंडियन डेमोक्रेसी वेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी पहले आई, सक्सेसफुली रही, और उन सिचुएशन में सक्सेसफुली रही जिन सिचुएशन में कोई भी दुनिया का अन्य लोकतंत्र सक्सेसफुली नहीं रहा। दोस्तों 1947 के अंतर्गत आप देखें तो भारत नहीं, अफ्रीका के देश भी है। अगर बात करें हम, अफ्रीका के देश है, चाइना है, हमारे पड़ोसी देश है श्रीलंका, पाक, इन्होंने भी तो डेमोक्रेसी अपनाया। बांग्लादेश ने तो अपनाया, लेकिन दोस्तों म्यांमार ने तो अपनाया, लेकिन दोस्तों ये जल्दी ही किस में बदल गए, यहाँ तानाशाही शासन आ गया, यहाँ पर सैन्य शासन आ गया। लेकिन भारत 1951 से लेकर के आज तक हमेशा डेमोक्रेसी ही रहा। कोई भी सरकार या तानाशाही सरकार नहीं बन पाई। यही इंडियन डेमोक्रेसी और यही भारतीय संविधान की सबसे एक खास और अलग बात है। तो दोस्तों इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ गए होंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। दोस्तों 3 चीज़ आप ध्यान रखना। एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में राज्य से जुड़ी हुई बातें नहीं आती, उसमें पूरी संविधान आता है, अर्थव्यवस्था आती है और समाज आता है। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज पर ये तीनों एक दूसरे से इंटरलेटेड हैं। यदि मैं इनके एग्जाम्पल की दोस्तों आपसे बात करूं, समाज और राजनीतिक व्यवस्था, तो दोस्तों ये बात सही है कि समाज ने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है और राजनीतिक व्यवस्था ने समाज को प्रभावित किया है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो समाज पहले कैसा था, भेदभावपूर्ण था। पहले कैसे था, अगर समाज की बात करें, पहले भेदभावपूर्ण था, अस्पृश्यता थी, महिलाओं का अधिकार नहीं था। तो ये समाज ऐसा था, परंतु हमारी राजनीतिक व्यवस्था यानी कि संविधान ने क्या किया, इनको बदल दिया। यानी कि संवैधानिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था ने क्या कर दिया, समाज को बदल दिया। आज महिलाओं के अधिकार हो गए तो महिलाएं घर से बाहर निकलने लग गई, महिलाओं को शिक्षा मिलने लग गई, ठीक है ना, ST SC का कल्याण होने लगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पॉलिटिकल सिस्टम ने हमारी सोसाइटी को चेंजेज किया। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर इस समाज ने भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित किया। यदि हमारे समाज में गरीबी नहीं होती, यदि हमारा समाज वर्ण व्यवस्था से पीड़ित नहीं होता, यदि हमारे समाज में असमानता नहीं होती, तो क्या दोस्तों समानता के अधिकार की जरूरत पड़ती, क्या दोस्तों आरक्षण की जरूरत पड़ती, कभी नहीं पड़ती। यानी कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा था, इसलिए संविधान में उसको प्रोविजन दिया गया। तो संविधान में इसलिए प्रोविजन दिया गया। इसके अलावा दोस्तों संविधान की व्यवस्था, जैसे सबरीमाला माला इशू, आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 संविधान का भाग है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समाज को बदलाव की बात आ गई, क्योंकि समाज इस सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता। तो सामाजिक व्यवस्था को भी संविधान की वजह से बदलना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोसाइटी है ये किसको बदलती है, राजनीतिक व्यवस्था को बदलती है, और राजनीतिक व्यवस्था सोसाइटी को बदलती है। इसके दो तीन एग्जाम्पल आप देख लेना। ये यहाँ तक जो आपको चीज़ें समझाई जा रही है दोस्तों, ये प्री में स्टेटमेंट वाइज आ सकती है। प्री में स्टेट पीसीएस में कई बार कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन स्टेट वाइज आते हैं, जो स्टेटमेंट वाइज आते हैं वो आपको यहाँ से आएंगे। और दोस्तों यदि आपने इसको समझने में थोड़ी सी गलती करी तो आप उसको गलत कर देंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी क्या है, कौन कौन से पहलू शामिल है, कई बार स्टेटमेंट आते हैं, तो दोस्तों जब क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपको प्री के लिए दिया जाएगा, तब आप इसमें से क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप अच्छे से यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे, जो हमारे लिए हम धीरे धीरे, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपसे निवेदन है थोड़ा सा धैर्य रखें। ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं, जो मेरे जितना मैं समझ पाया हूँ। और ये मैंने खुद ने अपने नोट्स बनाए, इनको एक चीज़ से आपको जोड़ के बता रहा हूँ। इसलिए दोस्तों जब भी आप नोट्स बनाएं या NCERT पढ़े तो इस तरीके के एग्जाम्पल फैक्ट है उनका आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यदि हम आगे बात करें तो मैंने जो संविधान बात आपको समझाए थे, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये UPSC प्री 2021 या 20 का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे पूछा था कि संविधानवाद का मतलब क्या है, और दोस्तों उसका मैंने आपको डायरेक्ट मेरे यहाँ से लिखा हुआ था, सीमित सरकारी ऑप्शन में ही था, सीमित सरकार ऑप्शन में था, लिमिटेड गवर्नमेंट ऑप्शन में थी। अगर जिसने थोड़ा सा ये नोट्स अगर देखें वो डेफिनेटली उस क्वेश्चन के आंसर को आसानी से सही कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि संविधानवाद का मतलब क्या है। दोस्तों संविधानवाद का मतलब है कि संविधान सर्वोच्च होगा, और जैसा कि
संविधान सर्वोच्च का मतलब है संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, ये सर्वोच्च होंगी। और इसका मतलब ये कभी भी संविधान में ऐसा कोई बदलाव नहीं करेंगी जो संविधान के इसके। तो दोस्तों हम संविधान की सर्वोच्चता की बात कर रहे थे कि संविधान सर्वोच्च अर्थात इसको हमारा संविधान न्यायपालिका, संसद, सरकार, पीएम इनसे भी सर्वोच्च है। अर्थात हमारे संविधान को ये भी नहीं बदल सकते जो उसके मूल आदर्श हैं। जो संविधान के मूल आदर्श हैं उनको ये नहीं बदल सकते। अर्थात हमारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं वो इनके अधीन है। इसलिए दोस्तों संविधानवाद का मतलब होता है जहाँ संविधान सर्वोच्च हो, सुपीरियर हो और जहाँ सरकार पे कंट्रोल हो, सरकार अपना मनचाहा कुछ नहीं कर सकती, उसी सरकार को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन चलती हो। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। संविधान का शासन अलग बात है और संविधान अलग है। रूल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, इन दोनों में डिफरेंस है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या होता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर हो, सर्वोच्च हो, गवर्नमेंट लिमिटेड हो और जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के प्रावधान पूरी तरह किए गए हो, वो सारा प्रोविजन क्या है, संविधानवाद है। यदि आपसे पूछ जाए कि भारतीय संविधान क्या संविधानवाद है, तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो। हाँ, भारतीय संविधान संविधानवाद है, क्योंकि एक तो भारत में लिखित संविधान है और लिखित संविधान होने की वजह से दोस्तों सरकार या संसद को चेंज नहीं कर सकती जो हमारे संविधान की मूल अर्थों में या उसके मूल वैल्यूज में लिखा है। तो इसलिए दोस्तों हमारा संविधान क्या है, लिखित संविधान है और इसकी सुरक्षा के लिए आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब जनता सर्वोच्च है, उसके अधिकारों की बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों विधि का शासन, अगर आप बात करें आर्टिकल 40, विधि का शासन है, यानी कि विधि सुपीरियर है, ना कि कोई प्रधानमंत्री, ना कि न्यायपालिका, ना कि संसद। ये चीज़ ध्यान रखना। भारतीय संविधान मूल अधिकारों की बात की गई है, तो मूल अधिकारों का मतलब व्यक्ति की सर्वोच्चता और व्यक्ति की सर्वोच्चता का मतलब हो गया संविधानवाद। ये चीज़ ध्यान रखना। इसी प्रकार दोस्तों असली संविधानवाद की स्थापना 1973 के केशवानंद भारतीवाद में आई थी। क्योंकि दोस्तों इससे पहले संसद कुछ भी संशोधन कर सकती थी। संसद को संशोधन में न्यायपालिका भी नहीं रोक पाती थी। लेकिन चूंकि 1973 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर एक तो अपरिभाषित है, लेकिन जो चीज़ हमारे संविधान की मूल आदर्श है, मूल वैल्यूज है, उनको इसमें शामिल किया गया है और संसद भी 368 का यूज करते हुए इसको चेंज नहीं कर सकती। नहीं तो दोस्तों आपने देखा होगा चाइना का संविधान, श्रीलंका का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, जो भी सरकार आती है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर जाती है। तो वो संविधानवाद नहीं है, वो तो क्या है दोस्तों, संविधान का शासन है। यानी कि जो संविधान में लिखा है वो सरकार चलाएगी, अगर नहीं लगा तो उसको बदल देगी, उसे बोलते हैं हम संविधान का शासन। लेकिन दोस्तों संविधानवाद एकदम अलग है, जहाँ सीमित सरकार होगी, जहाँ पर लिखित संविधान होगा। न्यायिक समीक्षा का मतलब दोस्तों ये ध्यान रखना, न्यायिक समीक्षा का मतलब है सरकार को सीमित करता है ये। अगर सरकार या विधायिका कोई ऐसा कानून या प्रोविजन लाती है तो उसको क्या कर देता है, सीमित कर देता है। कौन, न्यायिक समीक्षा सीमित कर देता है, अर्थात ये संविधान को सुपीरियर बनाता है। क्योंकि दोस्तों ये तो आपको पता है कि न्यायिक समीक्षा जब न्यायपालिका करती होगी तो ऑब्वियसली वो किसके आधार पर करती है, संविधान के आधार पर, और उसमें मुख्य प्रोविजन को क्या देखते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। इसलिए न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता की बात करता है और इसलिए क्या है, संविधानवाद है। तो दोस्तों एक मेन सा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है यहाँ से कि देखो कि पहली बात तो आपसे पूछा जाए कि संविधानवाद क्या है। जब भी दोस्तों इसका शुरुआत करनी हो, भारतीय डेमोक्रेसी या भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को जोड़ना कि मूल आदर्श इसकी व्यक्ति की सर्वोच्चता और उसकी गरिमा की स्थापना करना है। इसलिए संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है और इसलिए संविधान में लिखित प्रोविजन, ये सारे प्रोविजन किए गए। और दोस्तों भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण करके देखो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों को एक तो अपने आप में स्वतंत्र बनाया गया है और दूसरी बात ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकती है। अर्थात अगर न्यायपालिका कोई ऐसा कानून लेती है जो संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध है तो संसद संसद क्या कर सकती है, उसको कोई कानून के माध्यम से रद्द कर सकती है। इसी प्रकार दोस्तों अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। अर्थात न्यायपालिका को संसद को न्यायपालिका क्या करती है, चेक एंड बैलेंस करती है। इसके अलावा देख सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करती है, सरकार, लेकिन उसी सरकार के कानूनों का रिव्यू कौन करता है, न्यायपालिका। तो इस तरीके से एक दूसरे से चेक एंड बैलेंस करके चलते हैं, यही एक सीमित संविधानवाद की बात है। तो दोस्तों अब मुझे नहीं लगता कि आप संविधानवाद के क्वेश्चन को गलत कर देंगे। लेकिन अगला एक चीज़ इसमें ये देख रहा है, अभी आपने ये पढ़ा है, अगली चीज़ जो इसमें देखने को आपको है, अगली चीज़ है, एक है संविधान का शासन। तो दोस्तों संविधान का शासन तो कोई भी सरकार हो सकती है, जैसे आप करते हैं लोकतंत्र भी हो सकता है,
या राजतंत्र हो सकता है। जैसे राजाओं का भी अपना संविधान होता था, वो उसके अकॉर्डिंग शासन करते थे, लेकिन जब उनके मन में आती थी वो चेंज कर देते थे। वहाँ सरकार ऊपर होती है, यानी कि सरकार सर्वोच्च होती है, संविधान सेकंड नंबर पे आता है। ध्यान रखना, संविधान का शासन में सरकार सर्वोच्च होती है, और जहाँ सरकार सर्वोच्च होती है वो सरकार जब भी आती है उसको बदल देती है, और वहाँ तानाशाही शासन की स्थापना हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे यहाँ सरकार संसद सर्वोच्च होती तो आज आपको पता है कि संसद में बीजेपी को पूरा बहुमत मिला है। वो चाहती तो उसको ऐसे बोल देती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2040 तक हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा हम संशोधन करते हैं, और संविधान में संशोधन कर दिया तो भाई बात तो सही है, संविधान के अनुसार वो शासन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ न्यायपालिका है, ऐसा कोई प्रोविजन उसको नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है, ये शक्ति दी गई है कि सरकार जब भी संविधान के मूल आदर्श क्या है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का उल्लंघन कैसे हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री को 2040 तक बना देंगे तो डेमोक्रेसी का उल्लंघन है, जैसे कि शी जिनपिंग, तो डेमोक्रेसी का उल्लंघन है। तो इसलिए उसको रोकने के लिए न्यायपालिका फिर अपना रिव्यू करती। तो इसलिए ध्यान रखना, संविधान का शासन एकदम अलग है। या सरकार की शक्ति ऐसे में तो होती है, कुछ भी यूज कर सकती है, जैसा कि हम बात कर सकते हैं नेपाल में, चाइना में संविधान को आसानी से बदला जा सकता है। हर नेपाल में हर साल संविधान बदलता है, म्यांमार में हर साल संविधान बदलता है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि वहाँ संविधान का शासन है, वहाँ संविधानवाद नहीं है, इसी ध्यान रखना। और वह स्वतंत्रता अधिकारों का अभाव होता है, क्योंकि वह सरकार की बहुत ज़्यादा आगे होती है, सरकार ज़्यादा सर्वोच्च होती है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे शी जिनपिंग है, वो सर्वोच्च है, सुपीरियर है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों दो चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहता था, एक था संविधानवाद और एक था संविधान का शासन। तो दोस्तों मुझे पूर्ण आशा है कि इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे और इन दोनों का महत्व कितना है इसको भी आप समझ गए होंगे। संविधानवाद एकदम अलग हो जाती है जो भारत के संदर्भ में है, और संविधान का शासन तो राजा भी रहे थे, आज भी चीन जैसे देश है, बहुत सारे देश है वो भी है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती है। अब आप इसको समझ जाना। इसके अलावा दोस्तों कार्ल जे फ्रेडरिक ने एक बात बोला है कि शक्तियों का विभाजन भी संविधान मानता है। देखो शक्तियों का विभाजन का मतलब है ये है कार्यपालिका, ये है न्यायपालिका और ये है विधायिका, ये चीज़ ध्यान रखना। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, अगर इनको शक्तियों का विभाजन नहीं होता तो क्या होता है कि सरकार होती, कार्यपालिका होती थी, वो सारी शक्तियों क्या कर लेती थी, अपने अधिकार में कर लेती, और जैसे ही अधिकार में कर लेती न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के डिसीजन ले पाती, और न्यायपालिका यदि स्वतंत्र होकर डिसीजन नहीं ले पाएगी तो सरकार को सीमित नहीं कर पाएगी, और सरकार को दोस्तों यदि वो सीमित नहीं कर पाएगी तो संविधानवाद स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्ल जे फ्रेडरिक की बात एकदम सही है कि शक्तियों का विभाजन भी संविधानवाद की स्थापना करता है। इसको मैंने लिखा भी है, शक्तियों का विभाजन, पृथक्करण, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और शक्तियों के विभाजन में एक चीज़ और नहीं, शक्ति का केंद्रीकरण एक नहीं होगा, केवल संसदीय शक्ति का केंद्र नहीं होगी, राज्य विधानसभाएं भी शक्तियों का केंद्र होंगी, उनके पास भी अपनी शक्तियाँ होगी। इसलिए राज्य में हमने जो संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई है वो कहीं ना कहीं सीमित संघवाद की स्थापना कर देती है, वो सीमित शासन की स्थापना कर देती है, क्योंकि वो न्यायपालिका को या संसद को कोई ऐसा कानून बनाने से रोक सकती है जो कानून उसके विरोध में हो। तो दोस्तों ये चीज़ देखिए, एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, नोट्स शेयर कर दिए गए हैं, आप ग्रुप में इनको सर्च कर सकते हैं, पॉलिटी के नाम से जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल में जुड़ें। इस चैनल में डेफिनेटली यदि आप इस महासीरीज़ में जुड़ेंगे तो आपको निश्चित फ़ायदा होगा। 2023 की एग्ज़ाम के लिए, 2024 की एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सी हो, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी ये क्वेश्चन आती है। मैंने आपको प्रूफ दिया कि क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है, और यदि छोटा सा आपको पता होगा तो ईजिली आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भारत को राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति हो गई। क्योंकि कैसे हो गई कि भारत में स्वतंत्रता की बात हो गई, भारत में अधिकारों की बात हो गई, भारत में एक संविधान बन चुका था। परंतु बात यह थी कि उस संविधान का मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र अभी स्थापित करना था। दोस्तों 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो ऑब्वियसली हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन अभी भी हमारे समाज में गरीबी थी, हमारे समाज में भेदभाव था, अभी भी हमारे समाज में वंचित लोग थे। तो सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र तब स्थापित होगा जब समाज में गरीबी नहीं रहेगी, समाज में सभी को स्वतंत्रताएं होंगी, आर्थिक स्वतंत्रताएं होंगी, आर्थिक अधिकार होंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो गई है, लेकिन सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए हमें अभी लंबा संघर्ष करना है। और लंबा संघर्ष का मतलब है कि हमें सामाजिक न्याय, फंडामेंटल राइट, डीपीएसबी, इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है और समाज में बदलाव करना है। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने बोली। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने चीज़ें देखी तो इन पॉइंटों को आप समझना है एक को। और यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है दोस्तों तो आप अच्छे से
उसको पूछना, लेकिन इसको समझ के ही आपको करना है। दोस्तों इसके लिए मैं छोटा सा आपको एक काम दूंगा, NCERT 11th क्लास की चैप्टर फर्स्ट को ज़रूर पढ़ना। 11th क्लास की NCERT है, न्यू NCERT है, उसके फर्स्ट चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो ये जो मैंने बात बताई है, ये जो संविधान के बारे में जो चीज़ मैंने बताई है, ये आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस तरीके से आप समझ के देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि देश सर्वोच्च विधि कैसे, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए दोस्तों। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया सामाजिक न्याय कैसे, तो फिर मैंने इसके भी आपको एग्जाम्पल दिए। तो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को अच्छा पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीके है कि उस टॉपिक का आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए और फैक्ट होना चाहिए, तब आपको उसको अच्छे से कर सकते हैं। और दोस्तों जिनकी बात ये होती है कि हम भूल जाते हैं सर, हमें दिक्कत आती है, अगर आप किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, उसको इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, तो कभी आप नहीं भूल पाएंगे। और आप ध्यान रखना, क्योंकि UPSC स्टेट PCSC क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, यदि आपका बेसिक अच्छा होगा तभी आप उस क्वेश्चन का अच्छा आंसर दे पाएंगे। दोस्तों करंट पढ़ने से पहले आपकी ये चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जो गलती होती है कि हम इनको जानते नहीं, करंट पढ़ने बैठ जाएंगे और वहाँ से रट्टा लगाएंगे, फिर ऐसा नहीं करना है। यदि दोस्तों आपने ये चीज़ पढ़ रखी है तो करंट की होने वाली हर इंसिडेंट के बारे में आपको पता लग जाएगा ये क्यों हो रहा है, और फिर उसको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, जो हमारे GS2 का पहला सिलेबस है पॉलिटी का, उसको देखेंगे। और उसमें हम बहुत स्पेशल जो प्रोविज़न है उसको तो आपको लेके आए, कुछ प्रोविज़न आपको हम पढ़ने के लिए बोल देंगे, वो आपको पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपकी अनुमति हो, आप अगर हमें रिकमेंड करेंगे तो हम वीडियो की लेंथ और बड़ी कर देंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। बट आप इसको अंत तक देखें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आपके उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।